हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संविधान का इतिहास या कहें भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम पारित किए। उस अधिनियम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तब जब भारत में सीधा सीधा जो है कंपनी शासन करती थी, और उसके बाद दूसरा जो है वो तब था जब कंपनी का शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। तो जो पहला पार्ट है जिसमें भारत पर जो है कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था, उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके थे, और उसमें जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पढ़ चुके थे। और अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि इसके पहले ही भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल में डाला जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। जब आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा नहीं होगा कि क्लियर ना रहे। हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आप लोग कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें और फिर जो है इस वीडियो को देखें। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा एक्ट है, पहला एक्ट है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो जो एक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसी एक्ट को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। या हम कहें कि हम ऐसे ही नियम और कानूनों को डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं जो हमेशा से परीक्षा में पूछा जाता है और आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है सबसे पहले क्या किया गया कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आपको पता ही है कि कंपनी जो है वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। अब फिर भारत की संपन्नता को देखते हुए इन लोगों ने क्या किया कि भारत में शासन करने का जो है क्षेत्र जीता और उस क्षेत्र में जो है अपने नियमों के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार जो है वो काम किया। अभी तक जो है कंपनी की जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे वो दोनों जो है वो कंपनी करती थी। कंपनी के अंतर्गत जो है एक बोर्ड होता था जिसको बोलते थे निदेशक मंडल। क्या? इसको बोलते थे निदेशक मंडल, और अंग्रेजी में इसी को बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी के माध्यम से जो है कंपनी जो है सभी कार्यों को करती थी। लेकिन क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और क्या कहा गया कि ये जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब क्या है कि वह कंपनी की सिर्फ व्यापारिक कार्यों को देखेगा। क्या? कि निदेशक मंडल जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वह कंपनी की व्यापारिक कार्यों को ही देखेगा। और क्या कहा गया कि राजनीतिक कार्यों को जो है, राजनीतिक मामलों को कोई अन्य देखेगा, और वो अन्य क्या है, उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। उसको नाम क्या दिया गया? नियंत्रण बोर्ड। क्या नाम दिया गया? नियंत्रण बोर्ड, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को जो है किसे करना था? निदेशक मंडल को, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग सी बोर्ड का गठन किया गया और उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ये प्रश्न जो है आपका बनता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आखिर प्रश्न कैसे बनता है। जैसे प्रश्न आपसे बनेगा कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, तो उत्तर क्या होगा? 1784। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या बात करने जा रहे हैं? 1813 का चार्टर अधिनियम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही प्रश्न बन चुका है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। तो ये जो चार्टर एक्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए।
तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या किया गया कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या? कंपनी को जो है अभी तक ये अधिकार दिया गया था ब्रिटेन में कि कंपनी ही जो है वो भारत में व्यापार करेगी। इसके अलावा कंपनी के अलावा कोई और जो कंपनी है, कोई और जो लोग हैं वो भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन 1813 की चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ये एकाधिकार कंपनी की समाप्त कर दिया गया कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटिश के अन्य जो लोग हैं, जो अन्य ब्रिटिश जो हैं, अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वो भी भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं जो करना चाहें। ऐसा जो है कोई भी पाबंदी नहीं लगाया गया है। लेकिन क्या किया गया, व्यापार के साथ जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी क्या है, चीन और चाय की व्यापार की एकाधिकार को बना रखा गया। मतलब चीन और चाय के व्यापार का जो है अभी भी एकाधिकार कंपनी के पास ही था, लेकिन अन्य चीजों के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कंपनी के चीन और चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था उसे भी आगे चल के समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अभी आप लोग इतना जानिए कि 1813 की चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है वो बना रहा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहा गया था इस एक्ट के माध्यम से कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। क्या किया गया कि प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया जो है भारतीयों की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। आगे बढ़ी, जो इसके लिए जो है दूसरा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ईसाई पादरियों को भारत में आकर के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। आप लोगों को पता ही है कि जब ब्रिटिश जो भारत में आई थी वो जो है सभी जो है अपने धर्म का जो है प्रसार प्रसार करते हैं। जैसे मुगल आप देखेंगे, इतिहास में जाएंगी तो अंग्रेजों से पहले जो है भारत में मुगलों ने शासन किया, तो इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है इस्लाम जो है लोग जो है अपना धर्म परिवर्तित करके इस्लाम जो है वो स्वीकार कर ले। फिर मुगल के बाद जो है वो अंग्रेज़ों का शासन आया। अंग्रेज़ जो है वो ईसाई धर्म को मानते थे, तो वो जो है फिर ईसाई धर्म को चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, अपना धर्म जो है वो परिवर्तित करा ले। तो अभी तक क्या था, 1813 के पहले जो है ईसाई जो पादरी होते हैं, ईसाई जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं और इस्लाम धर्म में मौलवी होते हैं, ठीक ऐसे ही अंग्रेजों नहीं कहेंगे, ईसाइयों में क्या होता है कि पादरी होते हैं। ठीक, तो अब जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया कि अब जो है ईसाई जो पादरी हैं वो भारत में जा करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। इसकी अनुमति जो है वो दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जो है आपकी परीक्षा में बनता है। क्या क्या? एक तो भारत की कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार को बना रखा गया। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि प्रति वर्ष जो है इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ईसाई पादरियों को भारत में आकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। ये रहा 1813 का चार्टर अधिनियम, जो कि ऐसे ही पॉइंट जिनसे परीक्षा में जो है डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट की, जो हमारा है 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 की चार्टर एक्ट के बाद जो है ठीक 20 साल बाद जो है एक नया चार्टर एक्ट पारित किया गया। कब? 1833 का चार्टर एक्ट। कब? 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया इसको देखिए। इस एक्ट के द्वारा जो है चीन और चाय की भी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया कि 1813 में क्या कहा गया कि कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय की व्यापारिक एकाधिकार को नहीं समाप्त किया गया था। पर ठीक 20 साल बाद जो है कंपनी की चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब जो है कोई भी ब्रिटिश जो है वो भारत के साथ जो है वो व्यापार कर सकता है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब जो है कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप लोगों को पता है कि पहले जो है अंग्रेजों की 3 जो है मुख्य प्रेसिडेंसियां थी,
कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक, तो तीनों जो हैं एक बराबर थे, तीनों को समान अधिकार थे। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इस एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया कि बंगाल की प्रेसिडेंसी जो है वो मुंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया था। ठीक, और उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, लेकिन अब जो है 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो मात्र सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वो क्या है कि संपूर्ण भारत का जितने पर भी ब्रिटिशों का शासन है, कंपनी का शासन है, पूरे क्षेत्र में जो है वह भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और अगर बात करें कि इस अधिनियम के तहत जो है सबसे पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर प्रश्न यह बने कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी समय में या कहे इसी एक्ट के अंतर्गत एक कानून लाया गया जिसको धारा 87 बोलते हैं। धारा 87 या कहे आर्टिकल 87, इसमें कुछ विशेष व्यवस्था किया गया था। क्या व्यवस्था किया गया था कि कंपनी के अधीन पद ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, क्या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी कंपनी में पद ग्रहण करना चाहता है, कंपनी में नौकरी पाना चाहता है, तो उसकी धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण, इसके आधार पर जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्या कंपनी के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया। आप लोगों को पता ही है कि पहले जो है ये सब चीज़ों को लेकर के कितना ज़्यादा भेदभाव था। तो धारा 87 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया कि अब जो है कंपनी के अंतर्गत पद ग्रहण करने के लिए जन्म, धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर जो है व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भेदभाव जो पूर्ण नीति थी उसे समाप्त करके योग्यता पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? योग्यता पर बल दिया गया। तो प्रश्न देखिए ऐसे भी बनता है कि किस एक्ट के माध्यम से भेदभाव पूर्ण रवैयों को समाप्त करके योग्यता पर बल दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। कभी कभी जो है डायरेक्ट जो है ये आर्टिकल पूछ लेता है कि किस धारा के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर किसी भी नौकरी में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो उसका उत्तर है धारा 87। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है हमारा 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो समाप्त हो गया और अब जो है ठीक 20 साल के बाद जो है एक नया चार्टर एक्ट पारित किया गया। उस चार्टर एक्ट का नाम है 1853 का चार्टर एक्ट। क्या सबसे पहले जो है 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1813 के बाद जो है उसके 20 साल बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ और 1833 के बाद जो है अब 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक, अब देखिए इस एक्ट में क्या व्यवस्था किया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। पहले क्या है कि पहले जो है ऐसे ही नामजद कर दिया जाता था किसी को भी कि अब जो है इस पद पर ये रहेंगे, लेकिन अब क्या किया गया कि जितने भी सिविल सेवक जो है पहले जो है ये जो आप IAS PCS देखते हैं जिसको आप लोग सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है, ये उन्हीं सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। पहले जो है इसको बोलते थे ICS। ठीक, तो अब जो है ICS की प्रतियोगी परीक्षा, आज जो आप प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हैं, आप जो कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, इस कम्पिटेटिव एग्जाम की शुरुआत की बात करें तो ये यहीं से हुई है 1853 से। ठीक, तो अब क्या किया गया 1853 की चार्टर एक्ट के माध्यम से कि सिविल सेवकों की भर्ती की जो प्रक्रिया थी नामजद प्रक्रिया करने की उसे समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही साथ क्या कहा गया कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियां को अलग अलग कर दिया गया। मतलब ये कि विधि निर्माण करने के लिए जो शक्ति हैं और उसके बाद उन विधियों को जो है शासन व्यवस्था में लागू करने की जो शक्ति है, इन दोनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और अब जो है विधि निर्माण करने का अधिकार जो है वो किसे दिया गया? इसके लिए जो है एक भारतीय विधान परिषद, जिसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता है,
इसके लिए जो है विधि निर्माण करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई, इस परिषद की स्थापना की गई। किसके लिए? विधि निर्माण करने के लिए। कौन सी परिषद की स्थापना की गई? भारतीय विधान परिषद या कहें केंद्रीय विधान परिषद की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1853 के एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से एक तो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई और दूसरा जो है कंपनी की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया और विधि निर्माण करने के लिए यानी कि विधायी शक्तियों के निर्माण के लिए जो है वो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का एक वो टाइम ड्यूरेशन है जब कंपनी जो है वो सीधा जो है भारत में शासन करती थी, और फिर एक टाइम ड्यूरेशन वो है जहाँ पे कंपनी जो है सीधा शासन नहीं करती थी। वहाँ क्या है कि ब्रिटिश क्राउन जो है, जो महारानी है, वो भारत के शासन को अपने अधिकार में ले लेती हैं और वो जो है सीधा जो है भारत में शासन करती हैं। तो देखिए, आपको पता है कि 1757 में भारत में कितनी बड़ी जो है क्रांति हुई थी। ठीक है, उसको जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो उस समय जो है इन अंग्रेज़ों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब जो है भारत की सत्ता जो है हमारे हाथ से छिड़ सकती है। तो उस समय जो है कुछ लालच दिया गया इन लोगों को कि ताकि ये जो विद्रोह है वो शांत कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया? सबसे पहले कि भारत का जो शासन था उसी कंपनी के हाथों से ले लिया गया। क्या? अभी जो है जो कंपनी जो है भारत में शासन कर रही थी तो उसे कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कि अब जो है कंपनी जो है भारत में शासन नहीं करेगी। अब जो है कंपनी जो है भारत में सिर्फ जो है व्यापारिक कार्य करेगी। अब शासन जो है भारत में जो है वो ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है भारत का शासन जो है वो कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। उसके बाद क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल का पद था, क्या आप लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नर जनरल का जो है पद था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, इस पद नाम को जो है वो समाप्त कर दिया गया और क्या कहा गया, एक नए पद का सृजन किया गया, उसका नाम था वायसराय। क्या? गवर्नर जनरल का जो पद नाम था इस पद नाम को समाप्त कर दिया गया और वायसराय जो है उस पद का सृजन किया गया। अब बात करें भारत के प्रथम वायसराय की, तो है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, बात क्या है कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही जो है 1857 में भारत में क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तो मैंने बताया कि 1857 की क्रांति के बाद जब क्रांति को दबा दिया जाता है उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है भारत शासन अधिनियम जो है वो 1858 लाया गया। ठीक, तो 1857 और 58 में लॉर्ड कैनिंग ही जो है वो भारत का जो है वो गवर्नर जनरल था। और जब ये एक्ट लाया गया, ये अधिनियम लाया गया भारत शासन अधिनियम 1858, तो इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को ही जो है वायसराय बना दिया गया। तो 1858 में उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो जब वायसराय बना तो प्रथम जो है लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय जो है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, कंपनी के शासन को तो समाप्त कर दिया गया। कंपनी जो है अब भारत में शासन करेगी नहीं। कंपनी जो है अब उसका कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करने की थी। ठीक, तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो कैसे भारत में शासन करेगी? शासन तो ले लिया अपने हाथ में, लेकिन वो भारत में शासन कैसे करेगी? तो इसके लिए क्या है कि एक पद जो है वो निर्माण किया गया, उसका सृजन किया गया। उस पद का नाम है भारत सचिव। क्या नाम है? भारत सचिव के पद का जो है सृजन किया गया और इस भारत सचिव के माध्यम से ही भारत के शासन को चलाया जाता था। ठीक, और बात करें जो भारत सचिव है, ठीक है, भारत सचिव को भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दे दी गई। ठीक है, इसी के माध्यम से जो है भारत का प्रशासन चलाया जाने लगा। और ये भी कहा गया कि भारत सचिव जो है वो अकेले कैसे भारत में शासन कर पाएगा, कैसे नियम कानून बनाएगा? तो उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया, एक कहे तो संगठन बनाया गया और जिसमें जो है वो संगठन की बात करें तो 15 सदस्यीय जो है वो संगठन था जो भारत सचिव का जो है वो सहयोग करता था उसको कार्य करने में। भारत के प्रशासन में ये जो 15 सदस्य थे वो सहयोग करते थे भारत को कार्य करने के लिए। अब देखिए, एक बार और मतलब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि प्रश्न कैसे बनता है। ठीक, तो जैसे एकदम सिंपल कहे तो ये इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्या? एकदम सिंपल सरल कहे तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि गवर्नर जनरल के
पद नाम जो है वह समाप्त करके कब वायसराय पद नाम जो है वो सृजित किया गया? तो 1858 का। उसके बाद ये भी प्रश्न बन चुका है कि किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत सचिव का पद जो है किस एक्ट के माध्यम से सृजित किया गया? उसके बाद जो है ये भी हो जाएगा कि भारत सचिव का जो है उसकी सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया? तो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये रहा भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ये जो बातें हैं, ये जो पॉइंट है, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इवन पीसीएस परीक्षा, यहाँ तक कि ये आईएएस परीक्षा को भी कवर करेगा। तो चलिए, इससे आगे जो है जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को मिलेगा। यहाँ से जो है आज की हमारी क्लासेस जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।